इस वीडियो में हम क्रैब साइकिल को याद करने की ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसमें अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो इंटरमीडिएट पूछता है कि किस स्टेप पे कौन सा इंटरमीडिएट यूज होता है और उस इंटरमीडिएट को दूसरे इंटरमीडिएट में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कौन सी एनर्जी कहाँ पे और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, हर स्टेप पे एनर्जी याद रखने की ट्रिक ये आपको बहुत अच्छी तरह काम आएगी। किसी भी क्वेश्चन में आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखते हैं हम इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से इंटरमीडिएट यूज हो रहे हैं पूरी क्रैब साइकिल में। उसके बाद कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या वो NADH की फॉर्म में रिलीज हो रही है और वो कौन से स्टेप में रिलीज हो रही है, GTP रिलीज हो रही है कौन से स्टेप में होती है और FADH2 कहाँ रिलीज होता है, ये हम देखेंगे हर एक स्टेप में। उसके बाद एनर्जीज जो है वो रिलीज तो हो रही है लेकिन किस स्टेप में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम को याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस ट्रिक को यूज़ करके आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा एंजाइम कौन से स्टेप में काम करेगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंटरमीडिएट, एनर्जी और एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ओवरव्यू क्रैब साइकिल का। इसको ध्यान में रख लो कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है और बीच में ये इंटरमीडिएट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में बना पाइरुवेट से, जो कि ग्लाइकोलिसिस से आता है पाइरुवेट। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट्स आते हैं और फाइनली यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है, जिसमें हमारे पास बीच में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ NADH, FADH2 और GTP। तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं और उसके बाद एनर्जी पढ़नी है, कहाँ कहाँ किस किस स्टेप में रिलीज हो रही है और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो हमने ओवरव्यू देख लिया, लेकिन अब इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और मज़ेदार तरीका है। वो क्या है, चलो देखते हैं। इसके लिए आपको एक इमेज याद करनी है। जैसे ये इमेज शो रही है, इस इमेज में क्या है, एक सिटी दिख रही है जिसमें हमें एक कर्फ्यू जैसा कुछ दिख रहा है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। तो आपको याद रखना है कि एक सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। ठीक है, एक सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। तो आपने क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं, अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। मतलब एक सिटी को बिल्कुल साइलेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर से डिमार्केट किया हुआ है। रेड कलर आपको बताएगा कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं। तो हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो रेड कलर से जैसे A शो करता है एसिटाइल कोएंजाइम A, सिटी का CIT शो करता है सिट्रेट, IS शो करता है आइसोसिट्रेट, K मतलब कीटोग्लूटारेट, S मतलब सक्सिनेट, F से फ्यूमेरेट, मिलिट्री से मैलेट और ऑपरेशंस मतलब O ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर हम क्रैब साइकिल देखें तो वहाँ पे कीटोग्लूटारेट से जब हम सक्सिनेट बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बीच में एक और इंटरमीडिएट होता है जिसको बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A। मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि निमोनिक बन नहीं रहा था, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आसान है। कैसे, हम यहाँ देखो सक्सिनेट 8 मतलब लेट, जो सक्सिनेट है वो लेट आता है, किसके बाद आता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बाद आता है। तो इसको याद करने में मुझे नहीं लगता कि इतनी डिफिकल्टी होगी आपको। बस आप ये सीरीज याद रख लो, ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा कि यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम A है। तो ये तो इतना था। अब इससे आप बड़ी इजीली हर एक इंटरमीडिएट को याद कर पाओगे। अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये तो था निमोनिक कि आप इंटरमीडिएट कैसे याद रखो। अब नहीं भूलोगे अगर आपने ये सेंटेंस याद रख लिया। उसके बाद आता है एनर्जेटिक रिएक्शंस, किस किस स्टेप में एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा कि यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्सैलो एसीटेट तक चलती है रिएक्शन। बट हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जहाँ पे एनर्जी नहीं होगी, मतलब जिस जिस स्टेप में एनर्जी नहीं होगी वहाँ पे अटैक होगा और वो सिटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्या है इसका कि आ सिटी, इस सिटी में एनर्जी, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रेट और सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, इन स्टेप्स के बीच में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ये सिटी गोन। तो आपको याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि पहले 2 स्टेप में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई क्योंकि मैंने सिटी, जो यहाँ पे सिटी न्यूमोनिक था वो हटा दिया, यहाँ पे अटैक हुआ, कोई एनर्जी नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो एनर्जी स्टेप होंगे वो स्टार्ट होंगे आइसोसिट्रेट से लेके ऑक्सैलो एसीटेट तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलो एसीटेट। मैंने 2 स्टेप रिमूव कर दिए क्योंकि वहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो आप बहुत इजीली याद रख पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्टेप है फ्यूमेरेट से मैलेट, यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब आपको ये कैसे याद रखना है, जैसे मैलेट है, मैलेट मतलब मिलिट्री, मिलिट्री के आगे किसी की नहीं चलती।
ठीक है। तो मिलिट्री के ऊपर जो स्टेप होगा ना, वहाँ पे किसी की नहीं चलती, सबसे ऊपर मिलिट्री की चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैलेट से पहले कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मैलेट से पहले कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जैसे कि हमें पता है मिलिट्री सबकी हेल्प करती है, तो यहाँ पे ये वाटर प्रोवाइड करवाएगी, मतलब कि मैलेट से पहले वाटर आएगा, ठीक है, लेकिन कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब बचे बाकी स्टेप्स। हमने देख लिया 3 स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं हुई, 2 स्टेप हमने रिमूव कर दिए, एक ये बचा था मिलिट्री या फिर मैलेट के ऊपर वाला, यहाँ कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई। उसके बाद बचे बाकी स्टेप्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी जो है वो किस किस फॉर्म से रिलीज हो सकती है। NADH की फॉर्म से रिलीज हो सकती है और FADH2 की फॉर्म में रिलीज हो सकती है। NCERT में भी यही दिया हुआ है कि एक NADH जो है वो 3 ATP बनाता है और एक FADH जो है वो 2 ATP बनाता है। तो हम देखेंगे कि किस किस फॉर्म में किस किस स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्यूमेरेट है ना, फ्यूमेरेट मतलब F, इस फ्यूमेरेट से ऊपर जो है वो FADH2 रिलीज होगा, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स हैं उनमें सब में क्या होगा, एक NADPH रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि कौन कौन से स्टेप से कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने बताया था कीटोग्लूटारेट और सक्सिनेट के बीच में सक्सिनाइल कोएंजाइम A आता है। ये जो NADH रिलीज हो रहा है वो कीटोग्लूटारेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बीच में हो रहा है, बट सक्सिनाइल कोएंजाइम A और सक्सिनेट के बीच में एक और रिलीज होती है जो कि GTP की फॉर्म में होती है। तो ये तो था कि किस किस स्टेप में कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे ओवरव्यू देख लो इस क्रैब साइकिल का। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स में फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती थी, और एक जो था मैलेट मिलिट्री से ऊपर वाले स्टेप में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती थी, बट यहाँ पे मिलिट्री वाटर प्रोवाइड करवाती थी, तो यहाँ पे वाटर आ गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ATP, अगर हम आज लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से देखें तो NADH जो है वो 2.5 ATP बनाता है, लेकिन पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से वो 3 ATP के बराबर होता था। ऐसे ही FADH2 के साथ है, पहले वो 2 ATP के बराबर होता था, लेकिन अब वो 1.5 ATP के बराबर है। जो आपके NCERT में लिखा है उसी को ही आपने कंसीडर करके चलना है। तो अगर हम देखें कि कितनी ATP रिलीज होती हैं एक क्रैब साइकिल में ओवरऑल, तो देखो टोटल NADH निकले 1 2 3, तो कितने बनेंगे, एक NADH 3 ATP प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पे 3 3 और 3 9 ही हो गए, एक GTP 10 और 2 ATP FADH से निकले 12, तो 12 ATP रिलीज होंगे पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर मैं 2.5 और 1.52 को लेके चलूँ तो यहाँ पे 10 ATP रिलीज होंगे। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से स्टेप पे कितने ATPs निकल रहे हैं, किसकी फॉर्म में निकल रहे हैं और उनके इंटरमीडिएट्स। उसके बाद अब यहाँ पे GTP जो मैंने बताया था सक्सिनाइल कोएंजाइम A और सक्सिनेट के बीच में एक रिएक्शन है जहाँ पे GTP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ये था हमारे पास। अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम A है जो कि एक पायरुवेट से बना है, तो हमें पता है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम से तो 2 NADH यहाँ निकलेंगे, 2 NADH यहाँ निकलेंगे, 2 FADH2 यहाँ निकलेंगे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 12 ATP रिलीज हो रही थी तो टोटल 24 ATP रिलीज होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम एंजाइम को कैसे याद रखें, हर एक स्टेप के अंदर क्रैब साइकिल के अंदर कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। उसको देखने के लिए हमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन होगा वहीं पे ही गिवन होगा आंसर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट है, वो किस प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उस रिएक्टेंट को देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन सा एंजाइम रिलीज होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप लेते हैं आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, आइसोसिट्रेट तो होगा, लेकिन उसके साथ हम यहाँ पे देखते हैं डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मतलब रिलेटेड टू एनर्जी। जिस स्टेप पे एनर्जी रिलीज हो गई होगी, अब तो आपको पता लग गया होगा कि किस किस स्टेप पे एनर्जी रिलीज होगी, चाहे वो NADH की फॉर्म में हो चाहे FADH2 की फॉर्म में हो, वहाँ पे हमने डिहाइड्रोजिनेस लगा देना है। मतलब जहाँ पे रिलीज होगी एनर्जी वहाँ पे हमने डिहाइड्रोजिनेस लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज हो रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है NADH की फॉर्म में, तो एनर्जी रिलीज हुई, साथ में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ऐसे ही अगले स्टेप में कि अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट में एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट और डिहाइड्रोजिनेस, तो ये एंजाइम यूज हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें पता है कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो हमें क्या करना है, नो एनर्जी रिलीज,
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कोई डिहाइड्रोजिनेस नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ सिर्फ लगाएंगे फ्यूमेरेज। कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो फ्यूमेरेज। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किस किस स्टेप पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी। जैसे मिलिट्री से पहले मैंने बोला था कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, तो यहाँ फ्यूमेरेज। फर्स्ट स्टेप में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम करेंगे सिट्रेट सिंथेस, कोई डिहाइड्रोजिनेस नहीं लगेगा। सिमिलरली सेकंड स्टेप में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, तो यहाँ आ जाएगा एकोनीटेज। तो ऐसे आप एंजाइम को याद रख सकते हो। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इजीली आप उसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही ट्रिक और देखने के लिए कमेंट में कोई भी टॉपिक आप बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि आगे 1-2 दिन में मैं आपको वो ट्रिक जो है वो वीडियो की फॉर्म में आप तक डिलीवर कर पाऊँ।